Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV. Responding to remarks made by CV Shanmugam, DMK spokesperson TKS Ilangovan strongly criticized the statement, calling it reflective of a chief mind state. He asserted that such comments are inappropriate and amount to an insult to women, stressing that such language should not be used in public discourse. Ilangovan further described the remarks as highly condemnable, adding that Shanmugam has a history of making objectionable statements. See, that shows the cheapest mindset of the person who is talking about. They should not insult women. Since they are actresses, can they talk anything about them? It is absolutely wrong that he should not have spoken like that. That is highly condemnable. But CV Shanmugam is known for his condemnable speeches. But still, we have to warn him. Sir, regarding actor Rajinikanth. President of the Sri Badrinath Kedarnath Temple Committee, Hemant Dwivedi, on Tuesday announced the opening dates for the shrines as part of the upcoming Char Dham Yatra. Dwivedi said that the gates of Gangotri Temple and Yamunotri Temple will open on April 19, marking the start of the annual pilgrimage. He added that the gates of Kedarnath Temple will open on April 22nd, while the gates of Badrinath Temple will open on April 23rd, completing the schedule for the Char Dham Yatra this year. बहुप्रतीक्षित जो चार धाम यात्रा है, जिसको लेकर वर्ष भर जो है कि सारे देश भर के तीर्थयात्रियों को जिसका इंतजार रहता है, वो सभी कपाट खुलने की तिथियां विधिवत रूप से घोषित हो गई है। 19 अप्रैल से जो है मां गंगा और यमुनोत्री की अक्षय तृतीया के दिन कपाट खुलेंगे। वहीं 22 अप्रैल 2026 को बाबा केदार और 23 अप्रैल 2026 को भगवान बद्रीनारायण के कपाट देश भर के श्रद्धालुओं के लिए जो है दर्शनों के लिए खुल जाएंगे। जहां तक तैयारियों को लेकर है कि सभी तैयारियां शासन स्तर पर जो है कि बैठकों का दौर जारी है और लगातार 2-3 बैठक शासन स्तर, जिला प्रशासन, हक हकूकदारी, तीर्थ पुरोहितों के साथ में बैठक का दौर हो गया है। सबके सुझाव और सब लोगों से विचार विमर्श करने के बाद हम सब लोग जो है कि इस पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी, क्योंकि यात्रा अभी लंबे दिनों तक चलने वाली है और इस साल यात्राओं की संख्या भी बढ़ने वाली है। आप देख रहे हैं कि 6 तारीख को जहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ था और आज की तारीख तक जो है कि लगभग 6 लाख लोगों ने जो है कि रजिस्टर पंजीकरण अपना जो है यात्रा के लिए कराया है। तो लगातार उत्साह जिस प्रकार से हर वर्ष तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और इस वर्ष भी संभावना है कि तीर्थयात्री और अधिक संख्या में गत वर्ष की अपेक्षा में अधिक संख्या में यहां पर पहुंचेंगे। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से लोगों की, करोड़ों लोगों की चार धाम के प्रति एक आस्था है, भगवान बद्रीनाथ जी, बाबा केदार के प्रति लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था है और एक आस्था और विश्वास के साथ में वो यहाँ पर आते हैं, तो हम लोग भी उसके लिए पूरी तरह से कमर कस के तैयार हैं कि जो देश दुनिया से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं उनको हम सुगम, सरल और सुरक्षित दर्शन मुहैया कराएं। और उसको लेकर शासन प्रशासन भी, चाहे वो यात्रा रूटों पर पानी की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, चाहे वो भोजन की व्यवस्था हो, अन्य प्रकार की लाइटिंग की व्यवस्था है, शौचालय है, यात्रा मार्गों को ठीक प्रकार से जो है कि वो सारी व्यवस्थाएं जो जिनकी आवश्यकता होती है, मंदिर परिसर के अंदर और मंदिर के अंदर भी जिस प्रकार से जो दर्शन है, जिस प्रकार से यात्रियों को हमने जो वहाँ की पूजा व्यवस्थाएं हैं, वहाँ की जो परंपराएं हैं, उसकी जो पौराणिकता है, उसकी पवित्रता को किस प्रकार से बनाए रखना है, इन सब को लेकर तैयारियां तेजी से लगी हुई हैं। सभी तैयारियां चल रही हैं और युद्ध स्तर पर तैयारी और अंतिम चरण पर है। सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी कपाट बंद होने से पूर्व। सर, दर्शन व्यवस्था को देखते हुए किस प्रकार से व्यवस्था की गई, भारी भीड़ को देखते हुए? देखिए, इस बार हम सब लोग सभी के सुझावों से, चाहे वो तीर्थ पुरोहित हों, चाहे वो स्थानीय हक हकूकदारी हों, चाहे हमारे देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्री हों, तो सबसे बड़ी समस्या वहां पर जो एक मोबाइल की रहती थी कि मोबाइल और यूट्यूबर और ब्लॉगर जो है कि दर्शन करने के बाद भी जो है वो कई घंटों तक वहां पर मंदिर परिसर के पास में जो है कि वो लाइव बनाते हैं, वहां पर जो है कि फोटोग्राफी करते हैं, रील बनाते हैं। उसको लेके कहीं ना कहीं जो दर्शनार्थी हैं, क्योंकि वो स्थल जो है कि बहुत ही वहां पर हमारे पास जो स्थान की कमी है, वो स्थान एक लिमिटेड स्पेस है हमारे पास में और वहां पर तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इस बार बोर्ड ने भी ये निर्णय ले लिया और सभी शासन स्तर से भी ये निर्णय लिया गया था कि उन व्यवस्थाओं को देखते हुए हमने एक लिमिटेड, एक सीमा तक हमने तय किया कि मंदिर परिसर के आसपास में हम जो है कि मोबाइल पूर्णतः जो है उसमें प्रतिबंधित रखेंगे और बोर्ड ने भी इस पर जो है कि इस पर सहमति प्रदान की है। बोर्ड ने भी ये निर्णय लिया है कि व्यवस्थाओं को बनाने के लिए हम दोनों धामों में मोबाइल को पूर्णतः जो है मंदिर परिक्षेत्र के एक सीमा तय करने के बाद में वहां पर इन मोबाइलों को प्रतिबंधित रखें, ताकि जो आम श्रद्धालु हैं उनको ठीक प्रकार से वहां पर जो है कि दर्शन हो सके। हेलीकॉप्टर सेवा और जो बाकी जो रूट उसकी किस प्रकार से व्यवस्था रहेगी इस बार?
देखिए, मैंने कहा है कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो देते हैं यूकाडा उसको देखती है शासन स्तर पर, और उसके टेंडर वगैरह सब चीज हो चुके हैं, और उस व्यवस्था को भी पूरे व्यवस्थित तरीके से सरकार ने इस बार ठोस एसओपी बनाई है सुरक्षा की दृष्टि से कि सभी यात्री जो है कि सुरक्षित यात्रा करें, और उसको लेकर यूकाडा अपने स्तर पर, शासन स्तर पर उसको काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि उस तैयारियों को भी जो है कि अंतिम रूप दे दिया गया है, टेंडर उसके खुलने वाले हैं, उसको शासन स्तर पर जो है कि उन व्यवस्था को देखा जाएगा। लेकिन जहां तक तीर्थयात्रियों को पहुंचने का हेलीकॉप्टर सर्विसेज से आए या पैदल रूट से आए, हमने जो सारी व्यवस्था है उनके दर्शनों को लेकर व्यवस्थाओं का जो है युद्ध स्तर पर कार्य शुरू हो रहा है। Briefing on recent diplomatic engagements, Randir Jaiswal stated that External Affairs Minister S. Jaishankar visited Brussels at the invitation of Kaja Kallas to attend the EU Foreign Affairs Council meeting. Developments in regard to Ministry of External Affairs. As you are aware, our External Affairs Minister, he visited Brussels. There he was invited by the EU High Representative and Vice President, Her Excellency Kaja Kallas, to attend the EU Foreign Affairs Council meeting. At the meeting, apart from discussing India-EU ties, he and other ministers of the European Union, foreign ministers of the various countries of the EU, they discussed global challenges, particularly the situation in West Asia, including its effect on energy security. The ministers, they also underlined the need for dialogue and diplomacy to be adopted to bring an early end to this particular conflict. On the margins of the Foreign Affairs Council meeting, External Affairs Minister had bilateral meetings with EU High Representative and Vice President, Madam Kaja Kallas, and the foreign ministers of Belgium, Cyprus, Germany, Netherlands, and Slovakia. In these discussions as well, he exchanged views on latest international developments. Coming to Iran, yesterday I had told you that some 650 people, Indian nationals, students included, had crossed over from Iran into Armenia and Azerbaijan, and from there to come back home. To that figure of 650 or so, we have 50 more Indian nationals who've crossed over to Armenia, and few more in addition to Azerbaijan. Yesterday I also told you, gave you an update on 284 Indian pilgrims who had gone to Iran. They had successfully crossed over into Armenia yesterday. Of those 284 pilgrims, 130 of them will be arriving in Delhi today. On the control room situation, the MEA control room remains fully functional and supporting the needs of our Indian nationals. But I must say that the number of calls or emails have reduced significantly. For example, yesterday we received only 22 calls and 6 emails, and these were attended to. That is all that I have to. Rajesh Kumar Sinha said all Indian sailors and vessels in the Gulf region are safe, with the 161 sailors repatriated. Ours LPG carriers Shivalik and Nand Devi have reached port and cargo discharge is underway. पिछले 24 घंटों में कोई सूचना नहीं है। हमारे सारे नाविक और जहाज सुरक्षित हैं गल्फ रीजन में। जैसा पहले भी बताया था, 22 ऐसे वेसल हैं इंडियन फ्लैग के, उसमें 611 भारतीय नाविक हैं और सभी सुरक्षित हैं। और डीजी शिपिंग, आरपीएसएल एजेंसी, सारे स्टेक होल्डर, शिप ओनर, शिपिंग लाइंस के थ्रू हम रेगुलर संपर्क में इन लोगों से हैं। जब से कंट्रोल रूम एक्टिवेट किया है तब से 3000 से ज़्यादा फ़ोन कॉल, करीब 6000 ईमेल का रिस्पांस दिया जा चुका है। और पिछले 24 घंटों में 150 कॉल, 150 टेलीफोनिक कॉल्स और करीब 350 ईमेल्स प्राप्त हुई और उनका रिस्पांस दिया गया। पिछले 24 घंटों में 161 भारतीय नाविकों को गल्फ रीजन में साइन ऑफ के बाद रिपैट्रिएट करके भारत वापस लाया गया है। ये काम हमारी एम्बेसीज और मिशंस के द्वारा कोऑर्डिनेशन से किया गया। एलपीजी कैरियर दूसरा नंदा देवी रात में करीब 2:30 बजे, आज रात 2:30 बजे करीब, अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे कह लें, वो कांडला पे पहुंचा और हम दोनों ही एलपीजी कैरियर से, शिवालिक और नंदा देवी से
कार्गो का डिस्चार्ज हो रहा है, मल्टीपल डिस्चार्जेस हैं। नंदा देवी का डिस्चार्ज शिप टू शिप है, फ्रॉम मदर शिप टू डॉटर शिप, वो अभी चल रहा है। पोर्ट पे वेसल मूवमेंट और कार्गो ऑपरेशंस को सुचारू बनाने के लिए सारा प्रयत्न किया गया है। कल मैंने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के विषय में बताया था, आज मैं दूसरे पोर्ट के विषय में बताऊंगा। चिदम्बरनार पोर्ट जो VOCPA पोर्ट ट्यूटिकोरिन में है, वहां पे 90,000 स्क्वायर मीटर का एडिशनल स्पेस अलॉट हुआ है फॉर स्टोरेज ऑफ कंटेनर्स, ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स। एक न्यूज़ रिपोर्ट थी आज सुबह कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे करीब 450 कंटेनर रोड पे पड़े हुए हैं, JNPA के बाहर पड़े हुए हैं, एट JNPA, आउट ऑन द रोड, नॉट इन दी स्टैकयार्ड। मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये रिपोर्ट निराधार है। कंटेनर्स जो है वो CFS में, जो कंटेनर फ्रेट स्टेशन हैं, उसमें, वेयर हाउसेज में और फैक्ट्री की प्रीमिसेस में है, जो JNPA की पॉलिसी के अनुसार है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नवा शेवा पोर्ट में 1000 कंटेनर्स जो पेरिशेबल गुड्स वाले हैं, पहले 1000 पोर्ट, अभी 1000 कंटेनर्स हैं जो पहले 2000 होते थे। इसमें 2 वजह से ऐसा नंबर कम हुआ है। एक तो बैक टू टाउन जो प्रोसेस है उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, और दूसरा कुछ वेसल्स जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से सलाला पोर्ट या खोरफाकन पोर्ट के लिए चले गए हैं, इससे कुछ इवैक्यूएशन हुआ है। तो ये नंबर घट के अभी 1000 हो गया है, और आज भी एक ऐसा शिप निकलेगा, सो उसे करीब 200 और भी कंटेनर कम हो जाएंगे। ये पेरिशेबल गुड्स की केवल मैं बात बता रहा हूँ। और भी अगले आने वाले करीब 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में फर्दर ये रिड्यूस होकर के नंबर घट के करीब 600 हो जाएगा, कंटेनर्स ऑफ पेरिशेबल गुड्स। और जैसा पहले भी मैंने बताया था, मंत्रालय में हम वेरी क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। Asim Mahajan said mortal remains of 2 Indians killed in Sohar have reached families in Jaipur. Injured are stable, while 15 crew of Safisa Vishnu evacuated in Basra await return. 5 Indians have died overhaul, or 1 remains missing. City in Oman, the mortal remains of the 2 Indian nationals who unfortunately lost their lives in the incident in Sohar city in Oman have been received by the families in Jaipur today. We express our deepest condolences to the families of the deceased. The embassy remains in regular contact with the hospital authorities and the company to monitor the condition of the injured Indian nationals. None of the Indian nationals are reported to be seriously injured. On the Seaface Vishnu, which was the incident which took place off the coast of Iraq in Basra, our mission team is on ground to assist for the early return of the 15 Indian crew members of Safe Sea Vishnu, who were safely evacuated and are currently residing in a hotel in Basra. They are also coordinating with the concerned Iraqi authorities for early repatriation of the mortal remains of the Indian national who unfortunately lost his life in the incident. We will keep you updated on the Safe Sea Vishnu incident also. And to conclude, just to mention that 5 Indian nationals have unfortunately lost their lives and 1 is missing in earlier incidents. The mortal remains of 2 Indian nationals from Oman have arrived in India today. Our missions in Oman, Iraq and UAE are in regular touch with the concerned authorities regarding the missing Indian national and for the early repatriation of mortal remains of the 3 other deceased Indian nationals after completion of. Responding to remarks made by CV Shanmugan against actress Nayanthara, DMK spokesperson Saravanan Annadurai strongly condemned the statement, terming it disgusting and demanding a public apology. He asserted that this was not the first instance of derogatory remarks by Shanmugan targeting women, and called on Idapadi K. Palaniswamy to take appropriate action against him. It's a disgusting statement made by Mr. CV Shanmugam. He has to apologize for that. He has to make a public apology. The question is, the ADMK is waxing eloquence about the safety of women, and how does these kind of statements augur well for the safety of women? And Mr. CV Shanmugam is a repeat offender. This is now the first time he has made such derogatory comments concerning women. And what does Mr. Edapadi Palaniswamy propose to do? Does he have the courage to question Mr. CV Shanmugam? Can he ask that?
if he is a true leader, if he really thinks that he is working for the welfare of the women and safety of the women, then Mr. Edappadi Palanichami should sack Mr. C.V. Shanmugam, should take action against Mr. C.V. Shanmugam. Will he do that? That is the million-dollar question. This is not the first time C.V. Shanmugam saying this regarding comment. Yeah, see, that's what. Earlier, a case was filed against him. The High Court quashed the case. Now again, he has done the same thing. And n number of times, this is what he has done. See, everybody understands under what influence he is making such speeches. It is a disgrace to politics. It is a disgrace to the ADMK party that such people are still there and continue going on making such comments. Commenting on the strategic implications of the ongoing tensions, former Deputy NSA Pankaj Saran highlighted the significance of the Strait of Hormuz, noting that its narrow passage and describing the safe movement of Indian vessels through its a major achievement on India's role in the broader US-Israel versus Iran tension. He clarified that while India does not have a direct role, the conflict has serious implications for the country, particularly in terms of inflation, economic stability and investments, given its proximity and dependence on the energy imports. देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अगर आप सच्चाई से देखें, वो हम कह सकते हैं खाड़ी का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। मतलब कि उसका जो विड्थ है इतना नैरो है कि जो हम चोक पॉइंट्स की बात करते हैं इंडियन ओशन में, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है एक तरफ और दूसरी तरफ मलाक्का स्ट्रेट है। जो विशेषज्ञ वो ये कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे गंभीर और मुश्किल चोक पॉइंट है, तो उसमें से कुछ भी जो पास होता है इट इज़ क्रिटिकल फॉर, इट्स अ लाइफलाइन फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। तो जो भी हमने किया है पिछले कुछ दिनों में, हमारी जो वेसल्स आई हैं, हमारी तरफ से हमारे लिहाज से बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि उसको उसके ऊपर सैबोटाज करना या उसके ऊपर आक्रमण करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके लिए ना कोई बहुत बड़ी मिसाइल चाहिए। द काइंड ऑफ वेपन्स यू नीड to sabotage and to create insurance risk is not much. So ईरान या कोई और भी है वो कर सकता है। तो इस प्रकार इसको मद्देनज़र रखते हुए जो जहाँ तक अब तक की बात है उसमें हमारा अचीवमेंट अच्छा खासा है, क्योंकि हम अब ये हो रहा है। पहले तो हमें ये लग रहा था कि कोई भी वेसल नहीं आ पाएगी, तो अगर इंडियन वेसल्स को आने दे जा पा रहा है तो एक अच्छी बात है हमारे लिए। और अब देखिए इससे आगे हम किस तरह आगे बढ़ते हैं, इसमें किससे हम बात करते हैं, ईरान से और अमेरिका से, बट अभी तक जो है फिंगर्स क्रॉस्ड। सर, इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के लिए अब क्या रोल, मित्र भी कई कंट्रीज में बात कर रहे हैं? रोल देखिए ऐसा है, हमारा रोल तो कुछ नहीं है, एक तरह से रोल मैं नहीं कहूँगा, पर हमारे ऊपर इसका जो सारा इम्पैक्ट आ रहा है वो बहुत गंभीर है और इसको हमें बड़ी केयरफुली समझना पड़ेगा और समझना चाहिए। जल्दीबाजी में कुछ नहीं हम कर सकते, क्योंकि इसमें हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हमारे डायस्पोरा, अलग अलग हमारे बहुत गंभीर रियल टाइम इंटरेस्ट हैं। सो जो भी हम इसमें अपनी पॉलिसी या नीति अडॉप्ट करते हैं, हमें बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। जल्दबाजी में या किसी इमोशनल बेसिस पे करना हमारे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन युद्ध एक था, यूरोप में था, दूर था, ये तो बिल्कुल हमारे बगल में है, हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में है। और इसमें हमारा इन्फ्लेशन, हमारी इकोनॉमी, हमारी इन्वेस्टमेंट्स सब जुड़े हुए हैं। सो जो भी हमें करना है सोच समझ के करना होगा। आखिरी सवाल जो है, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने, ये इंटरेस्टिंग सवाल है, उन्होंने इंडिया का भी नाम लिया है ट्रंप साहब ने, कि इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, ये सब जो है पीड़ित देश हैं, क्योंकि ये सब एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम कोई इंडियन नेवी को किसी और के झंडे के अंदर या किसी ट्रांस अटलांटिक या किसी ट्रांसनेशनल फोर्स के अंडर हम आने देंगे। लेकिन अभी तक जो देखा है, थोड़ा सा जो सिग्नलिंग हमारी तरफ से हुआ है बहुत इंटरेस्टिंग है कि इंडियन नेवी के वेसल्स जो है वहाँ तक जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक नई चीज़ है, पहले भी किया, लेकिन इस बार जो करना एक सिग्नलिंग है। तो देखते हैं आगे कैसे चलता है ये।
Commenting on the ongoing tensions between Iran and Israel, Raghvendra Mirji, Executive Vice President and Business Head of Godrej Enterprise Group, stated that the situation remains dynamic and is being closely monitored. He noted that the Government of India has been providing regular updates regarding inventory levels and has assured stakeholders of efforts to secure the supply chain. Mirji also added that at present the company has not been impacted by the crisis as EPC operations do not rely on imports. EPC turnkey projects, where we take projects for power infrastructure, building a power infrastructure, and we're building power infrastructure like power substations, transmission lines up to 765 kV. The financial year 26, which is going to close, is really very good. So we have accumulated almost order bank of 2,600 crore, and we are seeing a good 20-25% growth from here onwards, and we are aiming at crossing 3,000 crores in the next year. The revenue for 26 expected to be closing somewhere about 1,600 crore. So there also we are taking about 15-20% growth from the last year. We are focused more on 765 kV and 400 kV substations, and we are working with all the PSUs, the major developers, private developers. Renewable energy in India is definitely a good story. Our Honorable Prime Minister set a target of achieving 500 gigawatt of renewable by 2030, and as of now in 2026 we are already at 258 gigawatt. Solar is becoming a very big part of the renewable energy scheme, and states like Gujarat and Rajasthan, a huge capacity of renewable energy has come up. We are building substations mainly to evacuate this renewable power, and hence we have taken a lot of projects in Gujarat and Rajasthan. So we created a good hub, so that helps customer also for a good interaction and a speedy implementation. So situation is evolving, and we are also watching very closely. Government of India is updating us in terms of the inventory that carry, and they also given assurances in securing the supply chain. As of now, being an EPC, we are not really impacted so much on this crisis. But sir, do you have any shipments got stuck in Strait of Hormuz in this days and maybe in the Persian Gulf? So as I mentioned, we don't import anything from these countries, and we are not oil-based businesses. Hence, at this point of time, we are not impacted at all on this. Can you comment on that? Highlighting intensified enforcement efforts, Sujata Sharma, Joint Secretary Marketing and Oil Refinery at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, stated that around 12,000 raids have been conducted across the country in recent days, leading to the seizure of nearly 15,000 LPG cylinders. केरोसिन के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि क्वार्टरली एलोकेशन के साथ साथ लगभग 48,000 केएल केरोसिन हाउस होल्ड यूज के लिए एडिशनल एलोकेशन किया गया था। इसके संबंध में सभी राज्य सरकारों से और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि डिस्ट्रिक्ट में एक या दो जगह आइडेंटिफाई करें जहां पर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। इसी क्रम में कई राज्य सरकारों ने, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, केरलम, तमिलनाडु, यूपी, गुजरात और कर्नाटक ने एसकेओ एलोकेशन ऑर्डर्स भी जारी किए हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत राज्य सरकारों की भूमिका होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए बहुत अहम है, और इसीलिए एसेंशियल कमोडिटीज के सप्लाई और मॉनिटरिंग के लिए उनका रोल बहुत अहम हो जाता है। भारत सरकार ने 13 तारीख को सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की सरकार से अनुरोध किया कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को और एनफोर्समेंट एजेंसीज को कोऑर्डिनेटेड इंस्पेक्शन और सरप्राइज इंस्पेक्शंस के लिए आदेश दें। इस क्रम में बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश कर लिए हैं और
इनफैक्ट कई सारी सरकारों ने तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मॉनिटरिंग कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया है, जैसे राजस्थान, तेलंगाना, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु एटसेट्रा। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटीज़ का सेटअप नहीं हुआ है, वहाँ पर हमारी उन सभी सरकारों से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस मॉनिटरिंग कमेटीज़ को जल्दी से सेटअप करें। एनफोर्समेंट एक्शन के बारे में अब तक पिछले कुछ दिनों में लगभग 12,000 रेड हुई हैं, लगभग 15,000 सिलेंडर्स सीज हुए हैं। I will just share some examples with you. Like दिल्ली में कल लगभग 600 सिलेंडर सीज किए गए हैं। इसी तरह यूपी में पिछले कुछ दिनों में लगभग 450 इंस्पेक्शंस और रेड हुई हैं, 10 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। जम्मू कश्मीर में 564 रेड हुई हैं, FIR हुई है, अरेस्ट भी हुआ है। केरला में लगभग 1000 रेड और इंस्पेक्शन हुई हैं और डोमेस्टिक और कमर्शियल सिलेंडर सीज हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी लगभग 1200 रेड्स हुई हैं और लगभग 1800 सिलेंडर्स सीज हुए हैं। इसके अलावा हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो इंस्पेक्शन टीम्स हैं वो भी एक्टिवेटेड हैं और लगभग 2500 रिटेल आउटलेट्स और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शन हुआ है। That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.